दोस्तों नमस्कार। आज हम छत्तीसगढ़ सिविल जज का सेकंड सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। हमने छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 का पूरा पार्ट कवर कर लिया है। सिर्फ उसका जो राइट और लाइबिलिटी बताने वाला जो सेक्शन 12 है, जिसके बारे में मैंने आपको बोला था कि मैं उसको ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगा, तो वो बहुत जल्द वीडियो आपके सामने आ जाएगा, है ना। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा रजिस्ट्रेशन एक्ट 1900 एक्ट, है ना। और आपने सुना भी होगा इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, तो ये इंडियन वर्ड को कब हटाया गया, है ना। तो ये सब हमें इसमें देखेंगे कि क्या है पूरा मामला। आइए चर्चा करते हैं किस पे, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। ठीक है, ये हमारी रेगुलर क्लास है, आपको रिकॉर्डेड के माध्यम से हम आपको प्रदान करा रहे हैं, है ना। यदि कोई भी डाउट आता है तो आप ऑफिस पे आके पूछ लेना, और अगर किसी भी चीज़ को याद करने में भी दिक्कत है तो हम ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये रजिस्ट्रेशन एक्ट 1900 एक्ट का है। एक्ट नंबर कितना है? एक्ट नंबर आपका है 16। एक्ट नंबर कितना है? 16 है एक्ट नंबर। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? इसका ऑब्जेक्ट अगर जनरल तौर पे देखा जाए तो इसका ऑब्जेक्ट ये है, ट्रांसफर टू गेट ओनरशिप राइट। मतलब आप भी किसी डॉक्यूमेंट के माध्यम से किसी को राइट देते हो तो वो क्या है, उसकी स्वामित्व का अधिकार देते हो। किसके माध्यम से? ट्रांसफर के माध्यम से। अब जब ट्रांसफर के माध्यम से किसी को स्वामित्व का अधिकार देते हो, जैसे कि क्या होता है, कोई भी प्लॉट खरीदा जाता है, कोई भी फ्लैट खरीदा जाता है, तो उसकी क्या होती है, पहले रजिस्ट्री होती है। तो ये वही रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट के माध्यम से रजिस्ट्री कराना, ये सब चीज़ें किस में आएंगी? रजिस्ट्रेशन एक्ट में हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मतलब स्वामित्व के अधिकार को प्राप्त करने के लिए स्थानांतरण के तौर पे इसका ऑब्जेक्ट है, इसलिए रजिस्ट्रेशन लाना नेसेसरी है, रजिस्ट्रेशन करवाना नेसेसरी है। पार्ट पे अगर बात करें कि पार्ट कितने हैं, तो पार्ट कितने हैं? 15 पार्ट हैं। अब रजिस्ट्रेशन के बारे में अगर बात करें तो दो सेक्शन जो हैं रजिस्ट्रेशन के, एक सेक्शन आपका 17 बात करता है और एक सेक्शन आपका 18 बात करता है। सेक्शन आपका जो 17 है वो बात करता है कंपलसरी, रजिस्ट्रेशन कराना क्या होता है, कंपलसरी होता है। ऐसी डॉक्यूमेंट जिनका रजिस्ट्रेशन क्या है, कंपलसरी है। और 18 बताता है ऑप्शनल, मतलब करा भी सकते हो और नहीं भी करा सकते हो। तो इनसे रिलेट करके आपको मेन चीज़, मतलब अगर आपका जनरल अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो डॉक्यूमेंट की लिस्ट होगी और उसमें आपको बताएगा कौन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है और कौन सा रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। तो ये प्री के ऑब्जेक्ट में आपको पढ़ सकते हैं। ठीक है, कौन सी सूची का विषय है रजिस्ट्रेशन एक्ट? तो ये समवर्ती सूची का विषय है, कॉन्करेंट लिस्ट का विषय है, कॉन्करेंट लिस्ट। और जो कॉन्करेंट लिस्ट 7वीं अनुसूची का विषय है, 7वीं अनुसूची, 7th शेड्यूल का विषय है। समवर्ती सूची का क्या है? विषय है कॉन्करेंट लिस्ट का मैटर। अमेंड कौन कर सकता है इसमें? अमेंड, अगर अमेंड की बात बोले तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों अमेंड कर सकती हैं। क्लियर? स्टेट गवर्नमेंट भी अमेंड कर सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है? अमेंड कर सकती है। और अमेंड हो कितने चुके हैं? एक तो 1886 का, हो तो बहुत सारे चुके हैं लेकिन आईएमपी आपको बता रहा हूँ। 1886, 1871, 1877 और ये अपना 1908 आया है ना। ये वाली बात होती है। अब इसकी एनफोर्समेंट डेट पे अगर बात कर ली जाए कि एनफोर्स कब हुआ है, तो यहाँ आपको यहाँ लिख देते हैं, ये एनफोर्समेंट डेट की बात करती हैं। तो एनफोर्समेंट कब हुआ है? 1 जनवरी 1909 है, 8 नहीं है, याद रखना, 1 जनवरी 1909 है। और एनेक्टमेंट डेट कितनी है? एनेक्टमेंट डेट है आपकी 18 दिसंबर 1908, 18 दिसंबर 1908। अब जो इसका जो मेन ऑब्जेक्ट, मतलब जो ऑब्जेक्ट मैंने बताया कि भैया ट्रांसफर करता है, स्वामित्व के अधिकार को प्राप्त करने के लिए स्थानांतरण है, लेकिन अब जब आप बेयर एक्ट खोलोगे तो बेयर एक्ट के पहला सबसेक्शन के ऊपर जो क्या लिखा है, दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित अधिनियमों का समेकन करने के लिए अधिनियम बनाया गया है। एन एक्ट कंसोलिडेट द एन एक्ट रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट के बारे में बात करता है। मतलब क्या है? एन एक्ट कंसोलिडेट द रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। इसका जो ऑब्जेक्ट निकल के आया वो ऑब्जेक्ट है कंसोलिडेट,
ना अमेंड है ना डिफाइन है। क्या लिखा है, उन दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण के माध्यम से क्या करना है, कंसोलिडेट करना है, समेकित करना है। ये वाला इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, नेचर कैसा है इसका, रजिस्ट्रेशन एक्ट का नेचर कैसा है, प्री कॉन्स्टिट्यूशन है या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ये क्वेश्चन भी आपके प्री में आ सकता है। तो ये है प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। ठीक है, प्री कॉन्स्टिट्यूशन है, ये वाली बात भी हो गई है। जैसे कि आर्टिकल आप 13 पढ़ते हो, 13 का 1, 13 का 2, ये प्री के बारे में बात करता है, पोस्ट के बारे में बात करता है, जो पृथक्करणीयता का सिद्धांत है ना, ये सब चीज़ें आप वहाँ से ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हो। सिर्फ यहाँ पे अगर अब यहाँ देखा जाए कि इंट्रोडक्शन पार्ट से अगर आपको प्री बन सकता है, तो जनरल अगर देखा जाए सिविल जज के लेवल पे छत्तीसगढ़ के, तो पूछा जाएगा 90 एक्ट का जो एक्ट नंबर है वो 16 है, इन्फोर्समेंट डेट है 1 जनवरी 1909 है, इनेक्टमेंट डेट जो आपकी है 18 दिसंबर 1908 है। पार्ट कितने हैं, 15 पार्ट हैं, 7वीं अनुसूची का विषय है, कॉन्करेंट लिस्ट का मैटर है। ठीक है, सेक्शन 17 कंपलसरी डॉक्यूमेंट के बारे में बात करता है जिनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, और 18 ऑप्शनल के बारे में बात करता है। अमेंडमेंट कितने हुए, 1886, 1871 और 1877। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें अमेंड कर सकती है। ऑब्जेक्ट कंसोलिडेट करना है डॉक्यूमेंट के रजिस्ट्रेशन का, और प्री कॉन्स्टिट्यूशन पे नेचर है इसका, प्री कॉन्स्टिट्यूशन को दर्शाता है। चलिए, ये हमारा पूरा इंट्रो पार्ट था। ठीक है, अब इसमें जो बोला जाता है, पहला आपने सुना होगा इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट। क्या सुना, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो इंडियन रजिस्ट्रेशन में जो इंडियन शब्द है उसको ओमिट कब किया गया, तो लिख लीजिए आप 12 दिसंबर, कब, 26 दिसंबर, वो 12 ऐसा है 26 2000 1969 को, ये वाली डेट है एग्जैक्ट। इसमें किसका, इंडियन वर्ड को क्या किया गया, ओमिट किया गया, हटाया गया। क्लियर है या नहीं, क्लियर। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन या अन्य विधियों में संशोधन अधिनियम 2001 क्रमांक, अब इसकी अमेंडमेंट के बारे में बात करें तो एक आपका जो अमेंड है जिसका एक्ट नंबर 48 है, और 2001 का अमेंड है, ये आपका प्री में आ सकता है कि ये कब महत्वपूर्ण संशोधन हुआ था। तो ये महत्वपूर्ण संशोधन, सबसे आईएमपी संशोधन किसके संबंध में, रजिस्ट्रेशन या अन्य डॉक्यूमेंट के संबंध में, अन्य दस्तावेज, अन्य डॉक्यूमेंट के संबंध में जो एक्ट में अमेंडमेंट हुआ था, जो कि सबसे महत्वपूर्ण होता है, वो एक्ट नंबर 48 है। 2001 का क्या है, अमेंडमेंट है ना। और ये 24 सितंबर, ये डेट आप याद रखिएगा कि 24 सितंबर को अमेंड हुआ था। ठीक है, चलिए, ये आपका हो गया होगा क्लियर। ठीक है, अब भाग 1 के बारे में बात करते हैं, जो कि हमें अब रीड करना है। क्या बात करता है, पार्ट 1 प्रारंभिक, प्रिलिमिनरी। ठीक है, चलिए इसको रीड करना हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप डायरेक्ट पे देखते जाइए। सेक्शन जो फर्स्ट बात करता है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड और कमेंसमेंट के बारे में। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड और कमिटमेंट के बारे में बात करता है। चलिए देखिए, शॉर्ट टाइटल क्या है, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 है। एक्सटेंड कहाँ है, ऑल इंडिया। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन है क्या, इसका एक प्रोवाइजो है जो इसमें दिया है। क्या दिया है प्रोवाइजो में, प्रोवाइजो में दिया है कि स्टेट गवर्नमेंट किसी भी डिस्ट्रिक्ट में या कंट्री में, है ना, एक्सक्लूड कर सकती है। क्या लिखा है, पढ़िए जरा, रीड करिए। क्या लिखा, परंतु राज्य सरकार किन्हीं जिलों या देशों के किसी भूभाग को इसके प्रवर्तन से अवर्जित कर सकती है। मतलब मैंडेटरी नहीं हो सकता है ना। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में या किसी देश के भूभाग में, कोई पार्ट में, भूभाग है कोई एरिया में, क्या कर सकता है, एक्सक्लूड कर सकता है कि ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ये पावर किसकी है, स्टेट गवर्नमेंट की। तो प्रोवाइजो साहब बोल रहा है होल ऑफ इंडिया में तो एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे कि किसी भी देश के भाग में, किसी भूभाग में या किसी जिले के किसी भूभाग में अगर रजिस्ट्रेशन एक्ट अप्लाई करना मैंडेटरी नहीं है, तो उसको क्या कर सकता है, वो एक्सक्लूड
कर सकता है। कमेंसमेंट की अगर बात बोले तो वो आपका वही 1 जनवरी 1909, ये हमारा फर्स्ट सेक्शन है। क्लियर हुआ है ना। चलिए धीरे धीरे इसको रीड करते जाइए मेरे साथ, तो आप क्या एक तरीके से क्या इसको अगर बार बार भी अगर सुनोगे आप लोग, है ना, तो आपका क्लियर हो जाएगा और आप ज़्यादा अच्छे से भी पढ़ सकते हो, है ना। सिर्फ इसका ऑब्जेक्ट ये है कि आपको साथ में जो छत्तीसगढ़ वैकेंसी है जो अभी डिले है थोड़ी सी, है ना, तो उसको क्या अभी से आप लेते चलेंगे साथ में। और आपका जो जैसे कि आप अभी एग्ज़ाम देखा था कि कितना वो माइनर ही माइनर पूछ लिए गए थे, है ना, तो अपन क्या माइनर को कंप्लीट करते हुए चलेंगे और धीरे धीरे चलेंगे, जल्दबाजी नहीं है। जिसमें भी दिक्कत आएगी अपन काम करेंगे उस पर, है ना। अब सेक्शन 2 किसके बारे में बात करता है? डेफिनिशन के बारे में बात करता है, डेफिनिशन के बारे में। ठीक है, चलिए पहली डेफिनेशन पे बात करें। पहली डेफिनेशन किसके बारे में है? एडिशन के बारे में है। देखो हिंदी इंग्लिश का कमाल, एडिशन को जोड़ना बोलते हैं लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं अभिवर्णन। अभिवर्णन, और अभिवर्णन को और अच्छे से जाएं तो डिस्क्राइब बोल सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है? डिस्क्राइब मतलब वर्णित, अभिवर्णन मतलब वर्णित, डिस्क्राइब। ठीक है, आइए इसकी रीडिंग करते हैं। क्या लिखा है? अभिवर्णन से विपरीत किसी व्यक्ति का निवास स्थान, वृत्ति, व्यापार, पंक्ति, उपाधि, और यदि वह भारतीय है तो उसके पिता का नाम, जहाँ की वह प्रायिक रूप से अपनी माता के पुत्र के रूप में वर्णित है, और उसकी माता का नाम भी अभिप्रेत है। एडिशन मीन्स द प्लेस ऑफ द रेसिडेंस, द प्रोफेशनल, ट्रेड, रैंक, टाइटल, पर्सन। पूरी लिस्ट बना लो आप। क्या मीनिंग है? मीन्स पहला में पूरी एक एक चीज लिख लेना, ठीक है। प्लेस ऑफ रेसिडेंस, पहली प्लेस ऑफ रेसिडेंस। दूसरी क्या है? प्रोफेशन, वृत्ति जिसको बोला जाता है, ठीक है, वृत्ति। तीसरी क्या है? ट्रेड। चौथी क्या है आपकी? रैंक, पद, ठीक है। और पांचवा अपना क्या है? टाइटल। ये तो था नॉर्मल, लेकिन जो छठवें में बोल रहा है यदि आप इंडियन हो तो जहां आप रहते हो तो आपका पिता का नाम, और माता के पुत्र हो तो माता का नाम, फादर्स नेम और फादर्स नेम, उसके फादर का नाम और उसके माता का नाम आपको क्या करना पड़ेगा? वर्णित करना पड़ेगा, है ना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हो चुका है आपको 2A। मतलब पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसमें बताया गया है कि हाँ वर्णित से मीनिंग ये है आपके पद से, आपके रैंक से, आपके टाइटल से, आपके इंडियन, अगर आप इंडियन हो तो पिता के नाम से, और पिता माता के नाम से आप क्या किए जाओगे? जाने जाओगे, वर्णित किए जाओगे, डिस्क्राइब किए जाओगे। आइए 2B पे बात करते हैं। 2 पे बात करते हैं। 2 में है बुक। अब यार बुक तो आपको पता ही होगा, पेज पेज मिलके क्या बनाते हैं? एक बुक मिला देते हैं और उस पर नंबर होता है। सेम इसमें यही लिखा है। बुक पुस्तक के अंतर्गत एक प्रभाग आता है जो किसी भी संख्या के पन्ने भी आते हैं, जो इस दृष्टि से एक साथ संतक्त होकर पुस्तक या पुस्तक का भाग बना देते हैं। इसको पढ़ने की जरूरत थी क्या? फिर भी आप लिख लीजिए कि बुक में इंक्लूड क्या है। देखिए बिल्कुल सिंपल आ सकता है अगर आपको बिल्कुल पूरा याद है ना। कोई भी पोर्शन आता है, पोर्शन मतलब प्रभाग होता है। हिंदी इंग्लिश का भी इशू रहता है ना, ट्रांसलेशन का पेपर रहता है, तो ये भी देखते जाइए। पोर्शन का होता है प्रभाग, पन्ने, प्रभाग के पन्ने प्लस नंबर, उन पे नंबरिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है? नंबर पन्ने प्लस नंबर हो गया। फिर सीट्स, ये भी हो गई ना, सीट्स कनेक्टिंग टू टुगेदर, एक साथ जोड़ के क्या बनाते हैं? इसको पूरे को बुक बोल देते हैं। चलिए तीसरे पे आ जाइए। तीसरा तो आपका डायरेक्ट क्या बात करता है? जिले के बारे में और उप जिले के बारे में बात करता है। क्या बात करता है? डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करता है और सब डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करता है। रिस्पेक्टिवली मीन्स डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम अंडर दिस सेक्शन। कितनी खतरनाक बात बोल दी है। क्या बोला? जिला उप जिला क्रमशः इस अधिनियम के बनाए गए उसके हिसाब से होगा। लिख दिया कि नहीं लिख दिया? लिख दिया है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। मतलब डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट अंडर दिस एक्ट में जिसको बोला है उस हिसाब से काम करा जाएगा। 4, चलिए 4 पे बात करते हैं। 4 किसके बारे में बात करता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में बात करता है।
आज जान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का इसमें क्या मीनिंग लिखा है। देखिए इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मीनिंग लिखा है, बड़ा अच्छी है। इंक्लूड्स हाई कोर्ट इन इट्स ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिडिक्शन, अपनी मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता में काम करता हुआ सिविल न्यायालय, मतलब अपनी मामूली ऑर्डिनरी जुरिडिक्शन में काम करता हुआ हाई कोर्ट, मतलब इसमें बोल दिया कि वो कौन होगा, वो होगा आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ऐसा क्यों बोला? ऐसा बोला क्योंकि अगर देखा जाए कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन, ओरिजिनल मतलब ऑर्डिनरी जुरिडिक्शन जिसको बोला जाता है, ऑर्डिनरी जुरिडिक्शन में कौन कौन आता है हाई कोर्ट में उस टाइम पे? जैसे बॉम्बे हो गया, जैसे आपका क्या हो गया, बॉम्बे हो गया। बॉम्बे के बाद हो गया आपका कोलकाता, कोलकाता मद्रास हिमाचल प्रदेश दिल्ली, बॉम्बे कोलकाता मद्रास हिमाचल प्रदेश और दिल्ली। दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो नाम नोट कर लो, बॉम्बे कोलकाता मद्रास हिमाचल प्रदेश और दिल्ली। ये सब क्या है? ये ऑर्डिनरी आपका जुरिडिक्शन है इन हाई कोर्टों का, और इन्हीं को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इसमें बोला गया। मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए अगर आपको कोई मामला बनता है रजिस्ट्रेशन से संबंधित, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर मामला जाएगा तो वो ऑर्डिनरी जुरिडिक्शन जहाँ पे ये वाली चीज़ें हैं तो वो हाई कोर्ट में ही चला जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और ऐसे ही हाई कोर्ट के ऑर्डिनरी जुरिडिक्शन को क्या बोला गया है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोला गया है। उसमें काम करता हुआ, सिविल अधिकारिता में काम करता हुआ उच्च न्यायालय से विपरीत है जिला न्यायालय। ये जो डेफिनेशन है ये एग्जॉस्टिव नहीं है, कुछ का कुछ है, मतलब पूर्ण नहीं है, कुछ और भी होना था, एग्जॉस्टिव नहीं है ये डेफिनेशन, है ना। तो आपका प्री का क्वेश्चन यही बनेगा, क्या बनेगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मीन्स क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मीन्स होता है सिविल अधिकारिता का, आरंभिक सिविल अधिकारिता का उच्च न्यायालय। कौन है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। और इनमें से ऑप्शन भी आ सकता है, बॉम्बे कोलकाता मद्रास हिमाचल प्रदेश दिल्ली, ये एग्जाम्पल हैं आपके आरंभिक सिविल अधिकारिता वाले। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बात करता है पांचवा बात करता है इंडोर्स और इंडोर्समेंट। क्या बात करता है? इंडोर्स और इंडोर्समेंट। पांचवा पृष्ठांकन व पृष्ठांकिति, हिंदी भी याद रखना, पृष्ठांकन पृष्ठांकिति, इंडोर्स्ड और इंडोर्समेंट। पांचवा क्या बात करता है इंडोर्स और इंडोर्समेंट के बारे में? ये बोलता है इंडोर्समेंट और इंडोर्स के बारे में, इंक्लूड अप्लाई एनी एंट्री राइटिंग, मतलब एक ब्लैंक चेक है, उस ब्लैंक चेक पे अपने साइन कर देना, उस पर पैसे डाल देना, ये इंडोर्समेंट ही तो है। और क्या है? पीछे साइन कर देना, ये इंडोर्समेंट। इंडोर्स में क्या है? इंक्लूड। एंट्री इन, और वो राइटिंग कहाँ एंट्री करोगे? डॉक्यूमेंट पे। क्लियर हुआ या नहीं? है ना, क्लियर करने वाली बात नहीं है। अब ये एंट्री किसके द्वारा होगी? डॉक्यूमेंट पे एंट्री किसके द्वारा होगी? बाय रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के द्वारा, रजिस्टर्ड ऑफिसर के द्वारा, रजिस्ट्रार के द्वारा, है ना, होगी कि नहीं? अब बाय रजिस्ट्रार के द्वारा होगी। एक दो वर्ड है, जो दो वर्ड लिखे हैं, एक लिखा है इसमें आवरक पर्ची, लिखा है कि नहीं लिखा, और एक उपरिका, यही लिखा होगा, है ना, जिसको बोला जाता है राइडर, और इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला गया है कवरिंग स्लिप। कवरिंग स्लिप, कवरिंग स्लिप और राइडर, उपरिका और आवरक पर्ची। उपरिका और आवरक पर्ची कैसे? इन दोनों का कराता है, रजिस्टर्ड कराता है, रजिस्टर इन दोनों पे क्या करेगा? एंट्री करेगा, वो भी इन राइटिंग में, टू एनी डॉक्यूमेंट एंड टेंडर फॉर रजिस्ट्रेशन, टू एनी डॉक्यूमेंट और टेंडर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन। या तो वो क्या करता है, या तो वो स्वयं लिखित करता है एनी डॉक्यूमेंट का, या तो टेंडर, टेंडर मतलब समझ रहे हो, ये जो मैंने एग्जांपल दिया है आपको, जैसे सीआरपीसी में 78 और 79 जैसा चलता है, वो निविदत्ती तो करता है, वारंट जारी तो लोकल जुरिडिक्शन में हो जाता है,
लेकिन उसको इंडोर्स करा के क्या करना है, सर्च करानी है, तो ये टेंडरिंग होता है। और एनी डॉक्यूमेंट को उसी की जुरिडिक्शन में क्या कराना, रजिस्ट्रेशन कराना है, ये वाली बात होगी। निविदत्त कराना है, परिदत्त कराना है, इसके बारे में, ठीक है। ये आवरक पर्ची और ऊपरी का ये याद रखना है ना। कोई भी पर्ची है, कोई भी ऊपरी का है, तो उसका क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करा के, टेंडर करा के क्या करना है, इंडोर्समेंट कराया जाता है, साइन सील होती है, उसको इंडोर्स बोला जा सकता है, ठीक है। जनरल भाषा में तो मैंने यही बताया। एंट्री, सबकी सीधी बात, एंट्री करोगे और क्या करोगे, एंट्री में साइन ही करने पड़ते हैं, है ना। तो ये इंडोर्स की श्रेणी में आता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये आपकी पूरी बेरेक्ट की लैंग्वेज है। कैसी लिखी है, प्रश्नांकर प्रश्नांकित। आप एनआई एक्ट पढ़ोगे तो ज़्यादा क्लियर हो सकता है। उसमें एनआई एक्ट में प्रश्नांकन के बारे में बात करता है आपका, जैसे कि 14, 15 देखोगे ना आप, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा प्रश्नांकन क्या होता है, प्रश्नांकित क्या होता है ना। लेकिन इसमें बताया गया है कि कोई भी एंट्री होती है जो कि इन राइटिंग की जाती है, किसके संबंध में की जाती है, वो डॉक्यूमेंट के संबंध में की जाती है। किसके द्वारा होगी, वो रजिस्टर्ड ऑफिसर के द्वारा होगी। कहाँ कहाँ किस संबंध में, आवरक पर्ची कवरिंग, जो कवरिंग स्लिप होती है, और जो राइडर होती है, ऊपरिका होती है, इसके संबंध में होती है। कोई भी डॉक्यूमेंट हुआ, या उस डॉक्यूमेंट को या तो आप दे दोगे इंडोर्स करा के, या तो निविदत्त कराने के आशय से आप क्या करोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे, ये वाली बात है। तो उसको इंडोर्स करा के भेजोगे तब तो वो वैलिड रहेगा, अन्यथा नहीं रहेगा। अब सील साइन होनी जरूरी है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में क्या है, आप अगर टीपीए पढ़ोगे तो टीपीए में क्या होता है, एग्जीक्यूशन पार्टी होती है और एक अटेस्टेड पार्टी होती है ना। जो एग्जीक्यूट करते हैं उनके भी साइन होते हैं, जो अटेस्टेड करते हैं उनके भी साइन होते हैं, है ना। तब जाके वो रजिस्ट्रेशन आपका क्या होता है, पूरा कंप्लीट होता है। चलिए आगे, इसमें जो 6 है, 6 को तो आप आंखों पे भी आपको अच्छे से याद होगा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है। इमूवेबल प्रॉपर्टी वही प्रॉपर्टी होती है जो जनरल क्लॉज, ये एक्ट है आपका, जनरल क्लॉज एक्ट की सेक्शन 3 में जो दिया है वही इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएगा। मतलब वो बद्ध रूप से जो बंधी हुई चीज़ें होती हैं वो इमूवेबल प्रॉपर्टी आती हैं। लेकिन इसमें जो नाम है, इसमें जो जो आपका दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, इंक्लूड लैंड, बिल्डिंग, हेरिडेटरी अलाउंस, राइट, लाइट, फिशरीज और बेनिफिट अराइजिंग टू आउट लैंड थिंग्स अटैच टू अर्थ प्रिमिलर, है ना, परमानेंटली फर्स्ट एंड विच द अटैच, क्या बोला है, मेन क्षेत्र, अनुवांशिक भत्ते, मार्ग के प्रकाश, पार घाट, मेन क्षेत्र, अधिकार, भूमि से उद्भूत होने वाले कोई भी अन्य फायदे होते हैं, भूबद्ध वस्तुएं होती हैं, भूबद्ध किसी वस्तुओं से स्थायी रूप से जकड़ी हुई, ठीक है। लेकिन इसके एक्सेप्शन याद रख लेना, ये तो आपको पता ही चल जाएगा। एक्सेप्शन में जो 3 पॉइंट आप टीपीए में भी पढ़ते हो, ठीक है, उसमें लिखा है स्टैंडिंग टिम्बर, पहला ग्रोइंग क्रॉप्स, उगती घास, और स्टैंडिंग टिम्बर खड़ी कास्ट, उगती फसलें और घास, ग्रास। ये क्या है आपका एक्सेप्शन है। इसका मतलब इसका उल्टा कर दो, ये कहाँ जाएंगी, ये मूवेबल में जाएंगी। और 6 का उल्टा 9, शायद 9 में आपके मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करता। देखिए पढ़ लीजिए 9 क्या लिखा, मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। 6 का उल्टा कर दो, अंतर्गत खड़ा घास, उगी फसलें, घास, पेड़ों के फल और पेड़ों के रस और संपत्ति के सिवाय हर अन्य प्रकार की संपत्ति आती है ना। स्थावर संपत्ति के सिवाय अन्य प्रकार की संपत्ति आती है। पेड़ों के फल भी हैं, पेड़ों के रस भी हैं, है ना, जिसको बेचा जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, ये मूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाएंगी। लेकिन स्थावर संपत्ति के सिवाय हर अन्य प्रकार की, एक्सेप्शन वही है, एक्सेप्ट मूवेबल प्रॉपर्टी, बाकी सब है, पेड़ों के रस, पेड़ों के फल, इसमें इंक्लूड कर लेना, आप समझ जाओगे। 9 में क्या है, सेक्शन 9 में मूवेबल प्रॉपर्टी। डेफिनेशन क्लॉज में ऐसा कोई समझाने वाली बात नहीं है ना, जिसको आप कर सको। आइए अब 7 पे बात करते हैं, सेक्शन 7। सेक्शन 7 क्या बात करता है, 7 में पट्टा है। 7 में क्या है, पट्टा। ये सेक्शन 7 हो गया था, अपने को 2 का 7 करना है। पट्टा क्या है, पट्टा है। चलिए अब अपन पट्टे के बारे में बात करते हैं कि पट्टा आखिर क्या है। तो पट्टे को अगर पढ़ा होगा तो आपने टीपीए में भी तो पढ़ा है ना, 107 पट्टे के बारे में बात होती है ना, 105 से लेके, है ना। तो टीपीए में भी वही पढ़ा। इसके अंतर्गत कबूलियत
कृषि अधिभोग करने का वचन और पट्टे पर देने का करार आते हैं। इंक्लूज, काउंटर, कबूलियत एंड अंडरटेकिंग, कल्टीवेट, ऑक्यूपाइड, ये पूरा आप लिख लेना। क्या लिखा है, क्या लिखा, काउंटर पार्ट भी आता है, कबूलियत भी आती है और अंडरटेकिंग कल्टीवेट भी आता है, एग्रीमेंट टू लीज भी आती है। बस ये एज इट इज़ याद रख लेना, समझने की जरूरत नहीं है ना। कबूलियत मतलब कबूलनामा, कि आपने क्या लिया है, भूमि पर पट्टा लिया है, वो वाला कबूलनामा कि ये लीज पे भूमि है। तो कौन सा आता है आपका, एग्रीमेंट टू लीज भी आती है। कबूलियत को कबूलियत ही बोलना है। और क्या आता है आपका, अंडरटेकिंग टू कल्टीवेट और ऑक्यूपाई। ऐसे बना के रख लो तो ज़्यादा काम करेगा। और काउंटर, तो काउंटर पार्ट तो आपको याद है, एग्रीमेंट के दो पार्ट होते हैं, वो काउंटर पार्ट कहलाता है। एक मकान मालिक के पास रहता है और एक किराएदार के पास रहता है। कबूलियत मतलब जिसको कबूलनामा बोलते हैं कि हाँ मैंने ये भूमि क्या पे ली है, पट्टे पर ली है ना। और एग्रीमेंट टू लीज, लीज का एग्रीमेंट होता है कि 3 साल के लिए दी है, 4 साल के लिए दी है, 5 साल की दी है, जितने साल की मासानुमासी या वर्षानुवासी, है ना, ये वाली चीज़ चलती है। ठीक है। और अधिभोग करने का वचन और कृषि करने का वचन, ये सब किस पर्पस के लिए है, या तो रहने के लिए है या किसके लिए है, कृषि के लिए है। तो ये भी किसके में आएगी, पट्टे में आएगी। और वास्तविकता अगर आपको पट्टा पढ़ना है तो आप टीपीए पढ़ सकते हैं। 8 2 का 8 वो होता है माइनर के बारे में। और माइनर आप जानते हो, भारतीय व्यस्कता अधिनियम 1875 में जिसको माइनर बोला वो माइनर, और जिसको व्यस्क बोला मतलब व्यस्कता के बारे में बात करता है, वो व्यस्क हो जाता है। जिसकी 18 वर्ष से आयु ऊपर हो जाती है, 18 वर्ष से नीचे आयु का व्यक्ति क्या होता है, वो माइनर होता है। क्या लिखा है, ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो सुई विधि के अनुसार जिसके वह अध्ययन है प्राप्त वह नहीं हुआ है, अकॉर्डिंग टू पर्सनल लॉ। खत्म बात। माइनर क्या है, जो पर्सनल लॉ बोलता है। जैसा मैंने एग्जांपल दिया, पर्सनल लॉ जिसमें बोल दिया कि भैया ये माइनर है, 18 वर्ष से कम आयु का है, तो वो क्या होगा, माइनर ही काउंट होगा, इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है। मूवेबल प्रॉपर्टी होगा, मूवेबल प्रॉपर्टी में पेड़ों का रस, पेड़ों के फल, ये और ऐड कर लेना, स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रास, ग्रोइंग क्रॉप्स के माध्यम से, बाकी और कुछ नहीं है इसके बाद। ठीक है। इसको अगर आपको माइनर के साथ अगर पढ़ना है तो इस माइनर के साथ आप पढ़ लीजिए तुरंत 2 का 10। तो 2 के 10 में क्या लिखा है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव की प्रतिनिधि की, यार रिप्रेजेंट लीगल नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव के बारे में बात करता है कि प्रतिनिधि कौन होता है। तो माइनर की तरफ से प्रतिनिधि कौन होगा, उसका संरक्षक होगा, उसके माता पिता गार्जियन होंगे, है ना। क्या क्या लिखा, गार्जियन लिखा है ना। कोई कमेटी हो गई या अदर लीगल गार्जियन हो सकता है अपना। क्या क्या लिखा है, अदर लीगल यूनेटिक इडियट, इन सब का क्यूरेटर, अदर लीगल क्यूरेटर ऑफ यूनेटिक और इडियट, है ना। गार्जियन ऑफ माइनर, इसको ऐसा बनाओ, गार्जियन ऑफ कितना, माइनर का, पहली चीज। दूसरा, लेकिन जो यूनेटिक हैं, जो इडियट हैं, उनके लिए कौन है, उनके लिए है अदर लीगल क्यूरेटिव, क्यूरेटर, अदर लीगल क्यूरेटर। ठीक है। मतलब अन्य विधिक प्रबंधक इसमें आ जाए। और सुपुर्ददार भी, सुपुर्ददार को इसमें बोला गया है क्या, कमेटी। और सुपुर्ददार कमेटी, सुपुर्ददार, है ना। हिंदी इंग्लिश इसलिए क्योंकि ट्रांसलेशन के लिए ठीक रहेगा वो। सुपुर्ददार मतलब कमेटी, क्यूरेटर मतलब अन्य लीगल प्रबंधक। ठीक है, ये वाली चीज हो गई है। और जो 11 वाला है सेक्शन, वो आपका क्या है, रिपील्ड है। ठीक है, ये वाली चीज़ आप ध्यान रखिए कि वो क्या है, रिपील हो गया है। ठीक है। ल्यूनेटिक क्या होता है, जैसे कि सुबह सही शाम को पागल, तो वो क्या है, सुबह ठीक हो जाता है, शाम को फिर पागल हो जाता है, वो ल्यूनेटिक है। इडियट क्या होता है, इडियट वह व्यक्ति होता है जो जड़ पागल, मतलब जो समझने की कोशिश नहीं करता, इडियट है।
जैसे कि कोई क्लास में क्या रहता है, कोई बच्चे रहते हैं इडियट ही रहते हैं। इडियट मतलब उनको समझने की कोशिश करनी नहीं, समझ में कुछ आता ही नहीं, कितना भी बोलो पढ़ लो, छत्तीसगढ़ है 5 महीने दे रहा, 4 महीने, तो इडियट हो जाते हैं वो। उनको सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाए। माइनर आपका 18 वर्ष से कम आयु की व्यक्ति है ना, तो याद रखना माइनर, ल्यूनेटिक, इडियट, ये वाली चीज़ हो गई, रिप्रेजेंट हो गया। अब 1 शॉट में अगर बोले कि फटाफट क्या है, फटाफट अगर आपको याद करना है तो क्या बोलोगे? 1 में एडिशन है, ठीक है, बी में बुक है, सी में आपका क्या है, मतलब 3 में क्या है आपका जिला और उपजिला है, ठीक है। 4 में क्या है आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। 5 में आपका क्या है इंडोर्स और इंडोर्समेंट है। 6 में आपका क्या है स्थावर संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी है। 9 में आपका क्या है मूवेबल प्रॉपर्टी है। 6A में आपका क्या है भारत है, इंडिया है। 7 में आपका क्या है लीज है। 8 में आपका क्या है माइनर है। 10 में आपका क्या है रिप्रेजेंट है ना, रिप्रेजेंटेटिव है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, आज के लिए डेफिनेशन काफ़ी है, आप डेफिनेशन पे मेहनत कीजिए, है ना। इसको एज इट इज याद कर लो, क्योंकि यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, तो आपको मतलब ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आपको तो सीधा पॉइंट टू पॉइंट उठाना और याद कर लेना तो काम हो जाएगा। चलिए अब हम कल से आप अपना करेंगे पार्ट 2 स्टार्ट, जिसमें बताया गया है पार्ट 2 स्थापना के संबंध में है कि रजिस्ट्रेशन जो कार्यालय होते हैं उसकी स्टेब्लिशमेंट के माध्यम से फिर उसका कार्य देखेंगे, रजिस्ट्रार का कार्य देखेंगे, ये सब चीज़ें देखना है। चलिए इसी के साथ मिलते हैं, नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद। जुड़े रहिए ड्रीम जुडिशरी इंदौर के